हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्मसम्मान। पूरा परिवार श्रावणी की शादी में मशगूल था। गठबंधन के लिए लाल रंग की चुनरी पसंद की जा रही है। चुनरी में कई तरह की कलाकारी की गई है। श्रावणी बार बार चुनरी को स्पर्श करते हुए शर्मा रही है। दूसरी ओर सुधा जी एक कॉटन की बनारसी साड़ी जो उन्हें मन ही मन भा गई है, उसे बार बार उलट पलट कर देखकर फिर साइड में रख देते हैं। थोड़ी दूरी पर अपने बेटे सोहम के साथ बैठे हुए रमाकांत जी का भी यही हाल है। उन्हें एक पैंट शर्ट का कपड़ा पसंद आ गया है, जो सबसे नजरें चुराकर धीरे से वो कपड़े पर अपना हाथ फेर लेते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपति कुछ कह नहीं पाए। अपने मन को मारकर दोनों ने पोती की खरीदारी में अपना ध्यान केंद्रित किया। सुधा जी से जब सब्र नहीं हुआ तो उन्होंने सोहम से कहा, बेटे, एक पैंट शर्ट का कपड़ा तुम्हारे पापा के लिए भी ले ले। बेटा कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसकी पत्नी रेखा ने मुंह बिचकाते हुए कहा, माँ जी, आपको समझ में नहीं आ रहा? हम ऐसे फिजूल खर्ची नहीं कर सकते। और पापा जी के पास है ना इतने सारे पैंट शर्ट। हमारी मजबूरी ना होती तो हम आपको कभी साथ में नहीं लाते। ऊपर से तो ये कुछ कमाते धमाते नहीं हैं, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं और पापा जी पैसों पर रोब जमाते हैं। रेखा की बात सुनकर सुधा जी जहाँ चुप हो गईं, वहाँ रमाकांत जी ने कहा, बहू सही तो कह रही है, मुझे कहाँ कपड़ों की ज़रूरत है, मेरे पास बहुत हैं। रमाकांत जी का ये जवाब सुनकर सुधा जी अंदर तक हिल गईं। उन्हें पता है कि कितने जोड़ी कपड़े हैं रमाकांत जी के पास। सब खरीदारी हो गई और सब घर के लिए रवाना हुए। रमाकांत जी भारी पैरों से बाहर निकल ही रहे थे कि उनकी नज़रों में सुधा जी का वो चेहरा सामने आ गया, जो वो साड़ी देखकर एक अलग सी ही चमक और खुशी थी। दूसरे दिन श्रावणी को बुलाकर सुधा जी ने अपनी अलमारी के कपड़ों के नीचे छिपा कर रखे पैसे निकालते हुए कहा, बेटी, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे दादू के पास कितने जोड़ी कपड़े हैं। उन्हें कल एक जोड़ी कपड़ा बहुत पसंद आया था, क्या तुम ला सकती हो? हाँ, पर तुम्हारे अलावा किसी को पता ना चले, नहीं तो खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा। दादी, आप चिल करिए, मैं देख लूँगी। कहते हुए वो सुधा जी के गले लग गई। इधर रमाकांत जी ने भी वही किया और कहा तो श्रावणी सोचने पर मजबूर हो गई कि सच में उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, पर प्यार कभी कम नहीं होता है। वो तो उम्र के साथ साथ और गहरा और गाढ़ा होता जाता है। उसने दादा दादी को तो निश्चिंत होने को कह दिया, पर वो ये सब कुछ लाएगी कैसे? उसी उधेड़-बुन में लगी है कि उसे पता ही नहीं चला कि आरव का फ़ोन कितनी बार बज चुका है। आरव ने किसी अनहोनी की आशंका से अपने होने वाले दादा ससुर को फ़ोन करना उचित समझा, क्योंकि इतने दिनों की सगाई के बाद वो समझ गया था कि उस घर में सबसे ज़्यादा सुलझे हुए और समझदार रमाकांत जी और सुधा जी ही हैं। रमाकांत जी ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें अभी बात करवाता हूँ, कहकर फ़ोन रख दिया। श्रावणी को ढूंढते हुए रमाकांत जी अपने कमरे से बाहर निकले तो श्रावणी वहीं बरामदे में झूले पर बैठ कुछ सोचती नजर आई। श्रावणी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए रमाकांत जी ने कहा, क्या हुआ बिटिया, क्या सोच में डूबी हुई है? कुछ भी तो नहीं दादू, कहते हुए श्रावणी उठकर जाने लगी तो रमाकांत जी ने कहा, दामाद जी का फ़ोन आया था, जरा सा चिंतित लग रहे थे, बात कर लेना। रमाकांत जी के कहने पर जब श्रावणी ने अपना फ़ोन देखा तो आरव के कई मिस्ड कॉल देखे। उसने फटाफट आरव को फ़ोन लगाया। जैसे ही घंटी बजी, आरव ने फ़ोन उठाया और कहा, शादी के बाद ऐसे ही गुम रहोगी तो मेरा क्या होगा? आरू, मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, जो भी कहना है साफ साफ कह दो, श्रावणी झुंझलाते हुए कहा। मैं भी तो वही कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे मन में है वो मुझे बता दें। वैसे भी हम बहुत जल्दी ही गठबंधन से जुड़कर एक दूसरे के बनने वाले हैं, तो मुझसे यूँ बात छिपाना सही होगा क्या?
आरब ने इतने प्यार और अपनेपन से कहा कि श्रावणी ने कहा, मुझे अभी के अभी मिलना है तुम्हें। आरब ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। ना चाहते हुए भी इस तरह की हरकत से श्रावणी के होठों पर मुस्कान तैर गई और वो झटपट आरब से मिलने निकल गई। दोनों अपनी चाय की चुस्की ले रहे हैं। फिर आरब ने कहा, क्या बात है। श्रावणी घर से तो आ गई थी ये निर्णय लेकर कि आरब को सब कुछ सही सही बता देगी, पर अब वो असमंजस में पड़ गई है कि अपने होने वाले पति से मायके के बारे में बताकर कुछ गलत तो नहीं कर रही, क्योंकि आगे जाकर यह बात उसके जीवन में कभी जंजाल भी बन सकती है। परंतु कोई और रास्ता भी तो उसे नज़र नहीं आ रहा है। आगे जो होगा देखा जाएगा, सोचकर उसने सारी बातें आरब को बता दी। आरब ने श्रावणी का हाथ थामे हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ और तुम्हारे माता पिता के बारे में हमारे घर में सबको पता है कि वो किस तरह के इंसान हैं। हमने रिश्ता तुम्हें और तुम्हारे दादा दादी को देखकर ही किया है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं तुम्हारे घर के मामले में कुछ कह नहीं सकता, परंतु मेरे लिए तुम और तुम्हारे दादा दादी बहुत ही मायने रखते हैं, इसलिए मैं तुम्हें जैसे जैसे बताता जाऊं तुम ठीक वैसे ही करना, जिससे तुम्हारे माता पिता को भी सबक मिले और तुम्हारे दादा दादी को उनका आत्मसम्मान वापस मिले। श्रावणी ने आंखों में आंसू लिए कहा, आरू, तुम कितने समझदार और सुलझे हुए हो। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, क्योंकि मेरी नौकरी की जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो भी मम्मी ने शादी के खर्च के बहाने से मुझसे हड़प ली है और कहते हैं कि हम बेटी का कुछ नहीं लेते। मुझे ऐसे दोगले लोगों से बहुत ही नफरत है जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। शादी कर रहा हूँ तो वो सप्तपदी के बादों की तो लाज रखूँगा। आरब ने कहते हुए श्रावणी के आंसू पोंछ लिए। सबसे पहले आरब ने कहा कि हमारे गठबंधन के लिए तुमने जो चुन्नी ली है वो वापस कर दादा दादी के लिए कपड़े ले आना। देखो, हम मध्यम वर्गीय परिवार वालों को शुरुआत से ही समझौता करना पड़ता है। तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपना पटका वापस कर दूंगा। श्रावणी ने प्यार से पर प्रश्नार्थ भरी निगाहों से आरब को देखते हुए कहा, पर इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो, आरब ने कहा और दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। श्रावणी ने चुन्नी वापस कर रमाकांत जी और सुधा जी के लिए कपड़े ले आई। दूसरे दिन उसने आरब के कहे अनुसार रेखा और सोहम सुने ऐसा ब्यूटी पार्लर की लड़की से बात की। देखो, मुझे मेरा एडवांस वापस चाहिए। मैं आपके यहाँ तैयार होने नहीं आ सकती। आप मेरी मजबूरी को समझें और मेरे पैसे मुझे वापस दीजिए। अरे मैडम, उसे शादी करनी होगी तो मुझसे ऐसे ही शादी कर लेगा। आप दूल्हे को छोड़कर मेरी बात सुनिए, गुस्से में श्रावणी ने कहा। रेखा और सोहम अभी कुछ समझते उससे पहले श्रावणी ने दूसरा फ़ोन वीडियोग्राफिक्स वाले को लगा लिया। उससे भी उसने एडवांस वापस करने की बात कही। आखिरी रेखा से नहीं रहा गया तो उसने श्रावणी का हाथ थामे हुए कहा, ये सब क्या है बेटी, और ये सब तुम कैंसिल क्यों कर रही हो? आप और पापा को तो दादा दादी की भावना का कुछ ख्याल ही नहीं है, पर मुझे तो है। दूसरी बात, पापा अभी तक खास कुछ कमाते नहीं हैं और दादा दादी पर आप लोग रोब जमाते हुए पूरा पेंशन हड़प कर लेते हैं। बेचारे इतने सहज और सरल हैं कि आपकी हर जाति सहन करते आ रहे हैं। उनका आत्मसम्मान तो आपके पास जैसे उन्होंने गिरवी रख दिया है। कल को अगर मैं आपके साथ ऐसा करूँगी तो कैसा लगेगा? आप जिनके पैसों पर अपना हक जताते हैं वो सही मायने में तो दादा दादी का ही है। मैं उन पर और ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। शादी में दिखावे की जगह मैं सादगी से करना पसंद करूँगी। अगर आपको मेरी शादी में बहुत अच्छे और बड़े बड़े तामझाम करने हैं तो खुद की कमाई से करिएगा, पर दादा के पैसों से तो हरगिज नहीं। एक और बात, आप लोगों ने अपने कपड़े और दूसरे खर्चे में कटौती नहीं की,
पर दादा दादी के एक जोड़ी कपड़े लेने में आपका खर्चा बढ़ गया, ऐसा क्यों? क्या कभी आपने दादा दादी के कपड़े या उनकी दूसरी ज़रूरतों के बारे में सोचा है? नहीं ना, हमेशा खुद का ही ख्याल रखा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं कहते इसलिए। कहते हुए श्रावणी फपक फपक कर रो पड़ी। रेखा और सोहम बेटी की बात सुनकर वहीं के वहीं खड़े हो गए, शर्म से नजरें झुकाए। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालते हुए सोहम ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो। आज तुमने आईना दिखाकर मेरी आंखें खोल दी हैं। जो काम मुझे करना चाहिए मैं अभी तक अपने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता से करवा रहा था, पर मैं आज एक वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम शादी जैसे हो रही है वैसे होने दो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर तुम्हारी शादी के बाद मेहनत करके एक एक पाई लौटा दूंगा अपने माता पिता को। आंखों में आंसू लिए कहा, बेटी मुझे भी माफ़ कर दो। मैं भी अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता का मान नहीं रख पाई और उन्हें हमेशा उलाहना देती रही, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। उन्हें अपने माता पिता के जितना ही मान सम्मान दूंगी। और चल, हम उनके लिए कपड़े और जो जो सामान लाना है लेकर आते हैं। रेखा ने पश्चाताप करते हुए आंखों में आंसू लिए कहा। तभी आरब ने घर में दाखिल होते हुए कहा, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं दादा दादी जी के लिए खरीद कर ले आया हूँ। और रमाकांत जी और सुधा जी को उसने पुकारा। वो कमरे में बैठकर बाहर हो रही बातें सुन रहे थे। आंखों में आंसू और भारी कदमों से वो बाहर आए। श्रावणी और आरव ने रमाकांत जी और सुधा जी को थैली थमाते हुए कहा, दादा दादी हमें आपका आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम भी आपकी तरह प्यार और अपनेपन से अपने जीवन को जिएं और हमारी ज़िंदगी में भी आपकी तरह प्यार की कमी कभी ना हो। रमाकांत जी और सुधा जी ने दोनों को गले लगा लिया। श्रावणी ने कहा, दादी आज मैं आपसे एक चीज़ मांगती हूँ, आप मना मत कीजिएगा। आप हमें आपकी चुनरी और दादाजी का पटका हमारी शादी के गठबंधन के लिए दे दीजिए, जो हमारे लिए बहुत ही कीमती और खूबसूरत तोहफा होगा हमारे नए जीवन की शुरुआत में। श्रावणी की बात सुनकर रमाकांत जी और सुधा जी की आंखें फिर से छलछला उठीं। उसे सोहम और रेखा ने पहुँचते हुए माफ़ी मांगी। रमाकांत जी और सुधा जी ने दोनों को माफ़ किया, क्योंकि आखिर खुद की संतान जो हैं।